आज हम बात करेंगे उपयोगितावादी विचारक जेरेमी बेंथम की। उपयोगितावाद के जनक के रूप में जेरेमी बेंथम को हमेशा याद किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि उपयोगितावाद जो यूरोप में 18वीं शताब्दी में प्रारंभ होता है, उसका प्रारंभ किन परिस्थितियों में हुआ, वे कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने उपयोगितावादी विचारधारा को प्रतिष्ठित किया यूरोप में। इसी के साथ लगा हुआ एक प्रश्न और है कि उपयोगितावादी विचारधारा का प्रारंभ कहां से होता है। यदि एक विचारधारा के रूप में उपयोगितावाद का मूल्यांकन किया जाए तो उपयोगितावादी विचारधारा के जो सूत्र हैं वह आपको प्राचीन इपिक्यूरियन थॉट से मिलते हैं। इपिक्यूरियस नाम के एक विचारक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी 4थी शताब्दी में प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय के सिद्धांतों को चुनौती दी। प्लेटो जो आइडिया ऑफ गुड को अल्टीमेट रियलिटी मानता है, प्लेटो जो यह मानकर चलता है कि जो व्यक्ति में है उसी का विस्तार राज्य में प्रतिबिंबित होता है। व्यक्ति की तरह ही व्यक्ति की आत्मा के 3 तत्वों से माने विवेक, साहस और क्षुधा, और फिर इन्हीं तत्वों को लेकर उसने राज्य में क्रमशः शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग की रचना कर दी। प्लेटो जिस न्याय की स्थापना करता है उस न्याय में किसी भी वर्ग के व्यक्ति को अपना वर्ग बदलने की अनुमति कहीं नहीं मिलेगी और कभी नहीं मिलेगी। उत्पादक वर्ग का व्यक्ति कभी भी न तो सैनिक बन सकता है और न तो शासक बन सकता है। इसी तरह सैनिक वर्ग का व्यक्ति कभी भी उत्पादक वर्ग में शामिल नहीं होगा और न तो शासक बनेगा, और जो शासक वर्ग के लोग हैं वे कभी भी सैनिक या उत्पादक वर्ग में शामिल नहीं होंगे। इसी विचारधारा के विरुद्ध एक स्वर उठा और वह स्वर उठाया यूनान के इपिक्यूरियस ने। इपिक्यूरियस मानता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी काम करने या कोई भी काम चुनने की आजादी होनी चाहिए। जिस किसी भी काम को करने से उसे सुख मिले वह काम उसे करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लेटो की तरह एक वर्ग में आपको सेट दे दिया गया और फिर आप आजीवन उसी वर्ग में बने रहेंगे। इसी प्लेटोनिक जस्टिस के विरुद्ध जो स्वर उठा उसने इपिक्यूरियन स्कूल को स्थापित किया, और वह इपिक्यूरियन स्कूल यूनान के लोगों को यह बताने में सफल रहा कि व्यक्ति के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है सुख प्राप्त करना और दुखों से बचना। प्लेटो की परिभाषा के अनुसार सुख वह है कि जिस किसी भी वर्ग में आपको रख दिया जाए उस वर्ग के कार्यों को करें, लेकिन एपिक्यूरियस स्कूल इसको नहीं मानता। वह कहता है कि व्यक्ति को वह कोई भी काम करने से जिसे उसे सुख मिलता है उसे करने का अधिकार है और उसे दुखों से बचने का भी उतना ही अधिकार है। अर्थात एपिक्यूरियस स्कूल ने यह स्थापित किया कि व्यक्ति अपनी आत्मा के 3 तत्वों के अनुसार ही काम नहीं करता, बल्कि वह केवल और केवल सुख प्राप्त करने और दुखों से बचने के लिए काम करता है। इसी एपिक्यूरियन स्कूल ने राजनीति विज्ञान के जगत में सुखवादी सिद्धांतों को, जिसे आप उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहते हैं, प्रतिष्ठित किया। लेकिन यूरोप में समय के जिस बिंदु पर बेंथम आता है 18वीं शताब्दी में, उस युग में उपयोगितावादी या सुखवादी सिद्धांतों की प्रतिष्ठा के कारण क्या थे, यह मूल प्रश्न है। और जब तक आप
इंग्लैंड की समकालीन दशाओं को, यूरोप की समकालीन परिस्थितियों को नहीं समझेंगे, तब तक आप उपयोगितावाद की स्थापना के कारणों और उसके विस्तार, उसके दर्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे। बेंथम समय के जिस बिंदु पर आता है, उस बिंदु को यदि आप ध्यान से देखें तो 18वीं शताब्दी का जो पूरा का पूरा यूरोप है, वह औद्योगिक क्रांति से गुजर रहा था। औद्योगिक क्रांति के कारण बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे थे, उपनिवेशों की स्थापना हो रही थी, साम्राज्य बनाए जा रहे थे। लेकिन इसी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद और औद्योगिक क्रांति के बीच एक स्वर उभरता है इंग्लैंड में, और वह है असमानता के विरुद्ध एक सामाजिक मौन क्रांति जन्म लेती है। मैं मौन इसलिए कह रहा हूं कि उस क्रांति की रूपरेखा अभी सुनिश्चित नहीं की गई थी, कोई संगठन सुनिश्चित नहीं किया गया था, लेकिन यह बात उठाई जाने लगी थी सामाजिक मंचों पर, राजनीतिक मंचों पर, कि औद्योगिक क्रांति ने समाज में विषमता पैदा कर दी है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास बहुत ज्यादा धन है, और एक वर्ग समाज का ऐसा है जिसके पास धन की कमी है। समाज दो वर्गों में लगभग बढ़ चुका था औद्योगिक क्रांति के कारण। एक संपन्न वर्ग थे और दूसरे ऐसे लोग थे जिनके पास भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी, वह केवल और केवल अपना श्रम बेचकर जीवन निर्वाह कर रहे थे। औद्योगिक क्रांति ने जिस विषमता को जन्म दिया, उस विषमता ने राजनीतिक स्वरूप धारण करना शुरू किया। राजनीतिक स्वरूप इसलिए क्योंकि यही वो समय है जब इंग्लैंड में समानता की बात की जा रही थी। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि 1748 में बेंथम का जन्म होता है और 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। फ्रांस की क्रांति के 3 नारे थे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब औद्योगिक क्रांति के कारण जो समाज में विषमता जन्म ले चुकी थी, उस विषमता का उन्मूलन कैसे किया जाए, यह तत्कालीन इंग्लैंड का एक बड़ा प्रश्न था। और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए 2 विकल्प उनके सामने थे। बल्कि यदि इसको ऐसे कहें कि पूरे यूरोप के सामने 2 विकल्प थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पहला जो विकल्प था वह ये था कि बर्क जैसे जो अनुदारवादी थे, बर्क जैसे अनुदारवादी विचारक, इनका यह मानना था कि फ्रांसीसी क्रांति ने जिस स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की, बंधुत्व की बात की है, और औद्योगिक क्रांति ने जिस सामाजिक विषमता का सृजन किया है, जिस असमानता को लाकर खड़ा कर दिया है समाज में, उस असमानता से निपटने का केवल एक उपाय है कि हम पुनः उस सामंतवादी व्यवस्था की ओर लौट चले जिसको हमने सदियों पहले पीछे छोड़ दिया है। बर्क जैसे विचारक रूढ़िवादिता और परंपराओं के समर्थक थे और साथ ही ये सामंतवादिता का भी समर्थन करते थे। ये सामंती प्रथा का समर्थन करते थे, औद्योगिक क्रांति के विरोधी थे, औद्योगिकरण के विरोधी थे, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरोधी थे। ये सामंतवादी व्यवस्था को पुनः कायम करना चाहते थे और साथ ही जो रूढ़िवादी परंपराएं थी वे इसका पोषण करते थे। तो औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न विषमता को समाप्त करने के लिए जो पहला विकल्प था वह वर्ग जैसे अनुदारवादियों का था कि पुनः लौट चले उस सामंती प्रथा की ओर जिसको आपने 200 साल पहले पीछे छोड़ दिया है।
और जो दूसरा विकल्प था वह था टॉमस पेन। टॉमस पेन का कहना था कि लोकतंत्र के सिद्धांतों की प्रतिष्ठा की जाए और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के सहारे इस विषमता को समाप्त किया जाए जो औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में जन्म ले रही है। अब लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना एक दिन में नहीं हो सकती। जैसे लोग लोकतांत्रिक सिद्धांतों की स्थापना तो करना चाहते थे, लेकिन इनके पास लोकतंत्र का कोई प्रतिरूप नहीं था। और दूसरी बात, ये लोकतंत्र के लिए क्रांति चाहते थे। अब ये जो दोनों रास्ते थे, एक बर्क का अनुदारवादी दर्शन और दूसरा टॉमस पेन का क्रांतिकारी दर्शन, इन दोनों दर्शनों को यूरोप के और विशेषतः इंग्लैंड के लोगों ने पसंद नहीं किया, क्योंकि इंग्लैंड की परंपरा कभी भी हिंसात्मक क्रांति की नहीं रही। इसलिए इंग्लैंड के लोगों को न तो प्रथम विकल्प अच्छा लगा और न तो द्वितीय विकल्प अच्छा लगा। समय के इसी बिंदु पर बेंथम आता है और बेंथम अपनी उपयोगितावादी विचारधारा को प्रतिष्ठित करता है। और बेंथम कहता है, बेंथम की उपयोगितावादी विचारधारा न तो सामंती प्रथा का समर्थन करती है और न तो किसी प्रकार की हिंसक क्रांति का समर्थन करती है। उसने केवल एक बात कहा कि हम ऐसी लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना करें जो लोगों के सुखों में वृद्धि करे, और वह लोकतांत्रिक संस्थाएं किसी प्रकार की रूढ़िवादिता और सामंती प्रथा का समर्थन न करें। यहां पर जिस सुख शब्द का प्रयोग बेंथम करता है वह पूंजीपति वर्ग के लिए भी है और मजदूर वर्ग के लिए भी है। इसमें विषमताओं के उन्मूलन का भी दर्शन समाहित है। इसीलिए उपयोगितावाद अपने समय की एक सर्वस्वीकार्य विचारधारा बन जाती है, और सर्वस्वीकार्य इसलिए भी बन जाती है क्योंकि उसने न तो हिंसा का समर्थन किया और न तो पुरानी संस्थाओं की स्थापना का समर्थन किया।